नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में बाल विकास से संबंधित अपनों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पिछली क्लास में देखा था, और जो तथ्य सभी के सभी ऐतिहासिक थे, यानी बाल विकास के इतिहास से संबंधित थे। अब अपन बात करते हैं बाल विकास के संदर्भ में आगे। तो यहाँ पर बाल विकास ही हमारा टॉपिक रहेगा। पहले तो अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले जो पहली यूनिट दी गई है उसमें इस प्रकार से आपका सिलेबस है, बाल विकास। और उसके बाद यूं दिया गया है कि अभिवृद्धि व विकास की संकल्पना, अर्थात हमें अभिवृद्धि व विकास को समझना है। इनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्लियर करनी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर विकास के विभिन्न आयाम, ये आयाम किसके पूछे गए हैं? विकास के। तो विकास के आयाम है, उसके बाद इसी यूनिट की बात कर रही हूं। और उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो विकास के सिद्धांत है। और उसके बाद अगले टॉपिक की यदि अपन बात करें तो वहां पर है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे जो 2-3 चीजें दी गई है वो इसी से संबंधित है, इसी में ही आ जाएगी, प्रभावित करने वाले कारक। ये है आपकी फर्स्ट यूनिट। हाँ, इसमें इसी से संबंधित है, जैसे मतलब परिवार व विद्यालय से संबंधित इन चीजों को अपने को स्पेशली देखना है। साथ साथ अपने को वंशानुक्रम व वातावरण को भी देखना है कि वो विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। तो आगे की जो 2-3 चीजें हैं वो इसी से रिलेटेड रहेगी। अर्थात यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सभी का सभी जो संबंधित रहेगा वो अभिवृद्धि व विकास से संबंधित रहेगा। अर्थात अभिवृद्धि व विकास के इर्द गिर्द ही अपने को घूमना है और अपने को विकास को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये हमारी यूनिट कह रही है पहली। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो बाल विकास क्या है, ये चीज अपनों ने पहले देखी थी। फिर से अपन थोड़ा सा पीछे को लेकर और आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हुए चलेंगे अपन, ताकि अपनी कोई भी चीज है वो छूटे नहीं और वो हमसे जुड़ी रहे। तो सबसे पहले तो क्या है, बाल विकास नाम दिया हुआ है। तो बाल विकास है क्या? देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही विकसित रूप है। बाल मनोविज्ञान का ही क्या है? विकसित रूप क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान क्या है? तो बाल मनोविज्ञान है बालकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि बालकों का मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसमें क्या था, इसमें कहां तक अध्ययन किया जाता था? देखिए बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता था। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि यदि बालक का बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाए तो वहां पर कौन सा विषय माना जाएगा? बाल मनोविज्ञान माना जाएगा। फिर से बता देती हूं, बाल्यावस्था तक अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाएगा? बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। क्लियर है? अब यहां पर बाल्यावस्था, अब इसका थोड़ा सा विकास और कर दो। विकास करना है अर्थात इसको थोड़ा सा आगे तक लेकर जाना है। कहां तक लेकर जाना है अपने को? गर्भावस्था से
सबसे पहले गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। तो हम इसको यहाँ पर किशोरावस्था तक कर देते हैं, किशोरावस्था। और किशोरावस्था तक का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाने लगा वही क्या कहलाया? बाल विकास कहलाया। ठीक है, अब यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है। सामान्यतः पहले जब सिलेबस दिया जाता था तो बाल मनोविज्ञान दे दिया जाता था, परंतु वर्तमान में जो आपका सिलेबस है वो रीट का, वो बाल विकास नाम से शुरू होता है। तो अपन बाल विकास को ही लेकर चलेंगे, अर्थात अपन यहाँ पर देखेंगे गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि पिछली क्लास में अपनों ने क्या पढ़ा। पिछली क्लास में अपनों ने बाल विकास का इतिहास पढ़ा। मैं यूं नहीं कहूंगी कि बाल मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा, अपनों ने बाल विकास का ही इतिहास पढ़ा। और बाल विकास का इतिहास यदि अपन देखें तो लगभग 17वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान के रूप में बाल विकास आ चुका था। 17वीं शताब्दी में कोमेनियस लेकर आए थे, 628 में अपन पढ़ चुके हैं उनको। उसके बाद यदि अपन बात करें तो 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में लगभग है वो ये संपूर्ण रूप में आ चुका। या फिर मैं यूं कहूं कि लगभग 1930 ईस्वी तक इसने निश्चित स्वरूप प्राप्त कर लिया था। ये बात नहीं है कि 17वीं शताब्दी से पहले बाल विकास की तरफ या बाल मनोविज्ञान की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। बाल मनोविज्ञान की तरफ ध्यान गया था। विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में लिखा भी है। जैसे अपन यूनानी दार्शनिकों को देखें तो सामान्यतः यूनान में बाल मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न विचारकों ने लिखा भी है, इस संबंध में विचार भी व्यक्त किया है। परंतु ये जो सभी के सभी थे वो बाल मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़कर पढ़ रहे थे या शिक्षा से जोड़कर ही वर्णन कर रहे थे। अर्थात ये यूं देख रहे थे कि बालक पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा द्वारा बालकों को कौन सी दिशा दी जा सकती है, शिक्षा द्वारा बालक का विकास कैसे संभव है, या हम शिक्षा के माध्यम से बालक का विकास किस किस प्रकार से करें। तो वो सभी के सभी शिक्षा से जोड़कर कर रहे थे। अब ये चीज यहाँ पर अछूती रह गई थी कि शिक्षा के अलावा यानी शिक्षा से अलग भी मनुष्य का व्यवहार होता है, मनुष्य का विकास होता है। और यदि अपन बात करें प्रारंभ की तो प्रारंभ भी बालक का घर से होता है। तो सामान्यतः वो विद्यालय तो बहुत बाद में जाने लगता है, लगभग आजकल तो 3.5 वर्ष का बालक है वो विद्यालय जाने लग जाता है, पहले तो 6 साल का बच्चा है वो विद्यालय जाता था। तो इसलिए यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जो बालक है वो अकेला शिक्षा से ही जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात उसका शैक्षिक विकास ही नहीं, उसके और विकास भी आवश्यक है। और केवल शिक्षा ही उसे प्रभावित नहीं करती, उसे उसका समाज भी प्रभावित करता है, उसे उसका वातावरण भी प्रभावित करता है और उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अन्य चीजों से जुड़कर, अन्य चीजों से संबंधित होकर भी उसमें परिवर्तन आते हैं। और यदि अपन बाल विकास और विकास के शाब्दिक अर्थ की भी बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ भी परिवर्तन ही होता है। तो इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? अब बालक में शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं, मानसिक परिवर्तन हो सकते हैं, साथ साथ उसमें जो संवेगात्मक है वो परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से है वो बालक में सामाजिक यानी समाज से जुड़ने के बाद भी उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। तो अकेली शिक्षा ही प्रभावित नहीं करती, उसे अनेक चीजें प्रभावित करती है। तो यहाँ पर तब तक सिर्फ शिक्षा से यानी सिर्फ संकीर्णता तक ही रहने के कारण, इसका व्यापक स्तर नहीं होने के कारण यहाँ पर अपन इनका योगदान नहीं स्वीकार करते। और इसलिए जो संपूर्ण बालक है और उसके संपूर्ण व्यवहार को शामिल कब किया गया? 17वीं शताब्दी के बाद शामिल किया जाना शुरू हुआ था। तो इसलिए हमने 17वीं शताब्दी से ही इसका इतिहास पढ़ना शुरू किया था।
ठीक है, तो यहां पर अपनों ने कितनी चीजें देखी है। सबसे पहली बात तो अपनों ने देखा कि बाल मनोविज्ञान बाल विकास से किस प्रकार से भिन्न है। बाल मनोविज्ञान बाल्यावस्था तक अध्ययन करेगा, बाल विकास किशोर अवस्था तक। दूसरी बात, इससे पहले भी विभिन्न यूनानी दार्शनिकों द्वारा बाल मनोविज्ञान की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया था, परंतु स्पष्ट व निश्चित स्वरूप प्रदान नहीं किए जाने के कारण, यानी पूरा का पूरा चित्रण नहीं होने के कारण, संकीर्ण दृष्टि के कारण इनको महत्ता नहीं दी गई। और बाल विकास का इतिहास कहां से शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी से हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात, बाल विकास अस्तित्व में कब आया, अर्थात इसने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब प्राप्त किया? 1930 में किया। और विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं अपन आगे, अपन बात करते हैं विकास की या बाल विकास की। ठीक है, तो बाल विकास क्या है? देखिए, सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि बाल विकास एक ऐसी अवधारणा है जो जीवन पर्यंत परिवर्तन पर आधारित होती है। अर्थात बालक, या मैं यूं भी कह सकती हूं कि सजीव के यदि परिभाषित करने की बात है तो सजीव के उत्तरोत्तर क्रमिक परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? बाल विकास से कहा जा सकता है। अब अपन इन दोनों चीजों को पढ़ें। सजीव, यहां पर सजीव नाम क्यों दिया गया है? यहां पर मनुष्य नाम क्यों नहीं दिया गया? बालक नाम क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि विकास सभी का होता है। जितने भी जीव है धरती पर, जितने भी जीव सांस लेते हैं, उन सभी का एक व्यवहार होता है और उसका विकास भी होता है। तो इसलिए इसको अपन यदि परिभाषित करेंगे तो इसी रूप में करेंगे कि सजीव का उत्तरोत्तर का मतलब है कि लगातार आगे बढ़ना, और क्रमिक यानी क्रम से। अब क्रमिक का मतलब क्या हो सकता है? कभी भी आपने शिशु को प्रौढ़ होते देखा है? बस शैशवावस्था के तुरंत बाद। वैसे तो शिशु प्रौढ़ होता ही है, परंतु शैशवावस्था के तुरंत बाद किसी को प्रौढ़ होते देखा है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ये जो क्रम है ना, उसी के अनुसार विकास होगा। पहले शिशु होगा यानी शैशवावस्था होगी, फिर बालक होगा यानी बाल्यावस्था होगी, फिर किशोर होगा यानी किशोरावस्था होगी, और उसके बाद ही वो प्रौढ़ अवस्था में आएगा। और ये है वो सब जगह लागू होगा, चाहे अमेरिका का बालक ले लो, चाहे भारत का बालक ले लो, यानी ये सब जगह लागू होगा। तो सब जगह लागू होगा तो अपन इसको सार्वभौमिक भी कह सकते हैं, यानी सब जगह एक प्रकार से ये लागू होगा। तो सजीवों के उत्तरोत्तर यानी सजीवों के लगातार ऊपर की तरफ क्रम से परिवर्तन को ही अपन क्या कह सकते हैं? बाल विकास कह सकते हैं। और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ये जीवन पर्यंत परिवर्तनों पर निर्भर करता है। यहां पर अपनों ने बात कर ली बाल विकास के इतिहास की और बाल विकास के अर्थ की। अब बाल विकास जब कंप्लीट हो गया तब अपन बात करते हैं बाल विकास से आगे। अपन टू द पॉइंट, टू द टॉपिक चलेंगे, अलग से कुछ भी बात नहीं करेंगे क्योंकि समय भी नहीं है। 26 सितंबर को अपने को देखना है, तो अलग से एक्स्ट्रा में बात करने की कहीं जरूरत नहीं है। बाल विकास था, यहां पर बाल विकास, और बाल विकास का तो अपनों ने इतिहास भी देख लिया और अर्थ भी देख लिया। अब इसके तुरंत बाद जो बात आती है वो अभिवृद्धि व विकास की आती है। तो अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? अभिवृद्धि के बारे में भी बात करेंगे और विकास के बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं अभिवृद्धि क्या है। सबसे पहले तो शब्द के संदर्भ में देखिए सामान्यतः
हम जो सामान्यतः वृद्धि शब्द काम में लेते हैं उसे ही मनोविज्ञान में अभिवृद्धि कहा जाता है। वो कोई अलग से तूफान नहीं है, कहीं भी कंफ्यूज होने की, दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो वृद्धि है उसी को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कह दिया जाता है, अभिवृद्धि कहा जाता है। किस प्रकार से कहा जाता है, अब सामान्यतः देख लीजिए, एक उदाहरण दे देती हूं। यहाँ पर एक मरीज है, उसके संबंध में अपन यूं कहेंगे, उसको कोई बीमारी है या उसको कोई किसी भी प्रकार की समस्या है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि समस्या का निदान किया जाना चाहिए, अर्थात इसकी बीमारी का निदान किया जाना चाहिए। और निदान में ही हम किसको ढूंढ लेते हैं, हम सामान्यतः बोल देते हैं कि उसकी बीमारी का निदान हो गया या उसकी समस्या का निदान हो गया। और निदान अपन किसको समझ लेते हैं, हल को समझ लेते हैं, समस्या का हल हो गया, समस्या सोल्व हो गई। जबकि मनोविज्ञान यदि अपन पढ़ते हैं, शिक्षण विधियों का अध्ययन अपन करते हैं, तो वहां पर निदान का मतलब तो सिर्फ जांच पड़ताल होता है, जांच पड़ताल होता है। और ये जो निदान के आगे की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो उपचार, अर्थात तो समस्या का हल क्या है, उपचार है, न कि निदान है। तो इस प्रकार से कुछ शब्दावलियां होती है जो अलग सी होती है। तो यहां पर इस प्रकार की शब्दावली यदि कहीं पर मनोविज्ञान में आएगी तो अपन क्लियर करते जाएंगे। बाकी अभिवृद्धि का मैंने आपको बता ही दिया कि ये कोई भी अलग से अवधारणा नहीं है, ये विकास ही है। अब अभिवृद्धि क्या है, देखिए, मनुष्य के आकार में गुणात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। गुणात्मक परिवर्तन किसमें, आकार में, क्या कहलाती है, अभिवृद्धि। ये बात किसने कही है, मैंने नहीं की, फ्रैंक नामक एक विद्वान ने कही है। फ्रैंक कहते हैं कि यदि आकार में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, आकार में, या फिर मैं यूं भी कह सकती हूं कि कोशिकाओं में, अगर कोशिकाओं कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो। कोशिकाओं में यदि गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, या फिर अपन यूं कहें कि संख्यात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन भी हो रहा है, तो वहां पर कौन सी जो मानी जाएगी, वो मानी जाएगी अभिवृद्धि मानी जाएगी। हाँ, यदि मनुष्य में सब जगह, यानी मनुष्य के शरीर से संबंधित, मनुष्य के मानसिक पक्ष से संबंधित यदि गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर अपन किसको मानेंगे, विकास को मानेंगे। अब यहां पर वृद्धि को विकास से अलग करने के लिए मैं एक चीज और बता देती हूं। क्या, अभिवृद्धि जो है वो मनुष्य के, या फिर मैं यूं कहूं कि बालक के आकार में, बालक के आकार, या फिर यूं कहें कि उसके शरीर में इस प्रकार से वृद्धि करता है, इस प्रकार की वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं, जिसको मापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिवृद्धि। अर्थात मनुष्य के, या फिर मैं सीधी की सीधी बात कहूं तो बालक के शरीर में यदि इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है जिसे अपन माप तोल सकते हैं, तो उस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। अब इस बात को समझिए आप, यदि किसी बालक में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है जिसे आप माप तोल सकते हैं, अर्थात वो दिखाई देगा, तो हम उसे माप तोल सकते हैं। सामान्यतः जब आप छोटी क्लासेस में थे, या फिर आज भी देख लीजिए, आप फीते से अपने आप को मापते हैं, अपनी हाइट को मापते हैं, क्या है, अभिवृद्धि है। आप अपनी कमर नापते हैं, आप दर्जी को नाप देने जाते हैं तो विभिन्न हिस्सों का नाप देते हैं, वो सारा क्या है, अभिवृद्धि है। यानी आपको नापा, आपका वजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये क्या है, ये अभिवृद्धि तो है। इसी प्रकार से यदि अपन अभिवृद्धि को सीधे के सीधे शब्दों में यदि समझे, सीधे के सीधे शब्दों में यदि अपन समझे, तो सिर्फ इतनी सी बात कि
यदि शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, कौन सा परिवर्तन? शरीर में परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन को अपन यदि निरीक्षण कर सके, उसे अपन देख सके, तो वहां पर क्या मानी जाएगी? अभिवृद्धि मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं एक परिभाषा के माध्यम से भी आपको बता देती हूं। एक विद्वान हुए हैं दास, ठीक है, उन दास महोदय ने एक परिभाषा दी है कि प्राणी के जैविक परिवर्तन जिसे देखा, नापा, तोला जा सके, अथवा उसका निरीक्षण किया जा सके, वही अभिवृद्धि है। अब आपको अभिवृद्धि बहुत अच्छे से समझ में आएगी। प्राणी का जैविक परिवर्तन, जैविक का मतलब है कि हमारे जीव से संबंधित या हमारे शरीर से संबंधित परिवर्तन, जिसे अपन देख सकते हैं, जिसे नाप सकते हैं, जिसे तोल सकते हैं और जिसका निरीक्षण कर सकते हैं। अभी तक अपनों ने जो चीज देखी थी वो सारी की सारी इस परिभाषा में आ गई, यानी ये एक परिभाषा देख लो। अब यहां पर देखें कि देखा कैसे जा सकता है। आपके घर पे कोई आया, काफी सालों बाद आया, आपके घर में कोई बच्चा, अरे ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, मतलब पहले तो इतना सा था, छोटा सा था। वो क्या होता है, वो मतलब उन्होंने देखा तो बच्चा है वो बड़ा हो गया, यानी अभिवृद्धि को देखा जा सकता है। उसकी हाइट बड़ी होगी, वो बड़ा हो गया। नापा जा सकता है, अभी मैंने देखा कि आप अपने आप को नाप सकते हो, तोला जा सकता है, आप अपना वेट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा? अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। ये तो है अभिवृद्धि। तो विकास क्या है? देखिए, अभिवृद्धि को अपन एक संकीर्ण अवधारणा कह सकते हैं, संकीर्ण अवधारणा कह सकते हैं, जबकि विकास को व्यापक अवधारणा कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि अभिवृद्धि का समय निश्चित होता है। निश्चित मतलब हमारा शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास में सामान्यतः अपन परिपक्वता प्राप्त करने तक या परिपक्व होने तक अपन अभिवृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि वजन घटता बढ़ता रहता है, परंतु उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और जो नाप तोल है, जैसे अपन अपने शरीर की हाइट की बात करें तो वो लगभग 18 वर्ष तक कंप्लीट हो जाती है, यानी किशोर अवस्था तक। परिपक्वता अवस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था को ही कहते हैं। तो अब अपन देखते हैं विकास क्या है। ये अभी अपनों ने देखी वृद्धि को। वृद्धि क्या है? मात्र शारीरिक चेंजेज है। सीधे की सीधी शब्दों में, सीधी की सीधी भाषा में यदि कहा जाए तो आप देख लेना कि मात्र शारीरिक चेंजेज या शारीरिक परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। अब अपन बात करते हैं विकास क्या है। विकास से संबंधित सबसे पहले तो अपन शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि ये परिवर्तन है, तो परिवर्तन तो अभिवृद्धि भी है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? अपन समझते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए तर्क या परिभाषाओं द्वारा। अब यहां पर सबसे पहले अपन देखते हैं बर्क की परिभाषा को। बर्क की परिभाषा को बर्क क्या कहते हैं? बर्क यूं कहते हैं कि बाल विकास या बाल विकास मनोविज्ञान की देखते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसमें क्या होता है? तो इस शाखा में जन्म पूर्व, जो जन्म से पूर्व है, से परिपक्व
परिपक्व अवस्था तक अपन यूं लिख सकते हैं, जिसमें जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक के परिवर्तन स्पष्ट देख सकते हैं। यानी जो बाल विकास है, अब इसको थोड़ा सा पहले यूं समझिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि परिवर्तनों को स्पष्ट देखा जा सकता है, तो देख तो हम अभिवृद्धि को सकते हैं, विकास को तो देख ही नहीं सकते। तो इसको आप यूं समझिए, ये यूं कह रहा है कि बाल विकास जो विषय है वो देख सकता है, विकास को भी देख सकता है और परिवर्तन को भी देख सकता है। क्यों देख सकता है और कैसे देख सकता है? देखिए, बालक का अनेक प्रकार से विकास होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और इसके साथ साथ संवेगात्मक भी होता है। ये अपन मुख्य चीजें ले रहे हैं, सभी चीजें नहीं ले रहे, उनको भी अपन बाद में, उनके संबंध में भी अपन बाद में विस्तृत चर्चा कर लेंगे, ठीक है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। इन चारों का अध्ययन विकास के अंतर्गत किया जाता है। अगर ये चारों बालक की जो चीजें हैं वो बाल विकास देख रहा है, तो वो तो विकास और अभिवृद्धि को दोनों देख सकता है ना, दोनों को स्पष्टता देख सकता है, समझ सकता है। तो इसलिए ये बात हमारे लिए नहीं कहेगी कि हम बालक में परिवर्तन को देख सकते हैं, जी नहीं। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जो जन्म पूर्व से और परिपक्व अवस्था तक के परिवर्तन को स्पष्ट देख सकता है। तो यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है वो बाल विकास के लिए कही जा रही है, और किसने कही है? बर्क महोदय ने कही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगली परिभाषा की तरफ, अगले लेखक की तरफ, ठीक है। तो बर्क के अनुसार परिभाषा देखी अपनों ने सबसे पहली, और इसके अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार अपन देख सकते हैं कि जो जन्म से पूर्व ही बाल विकास का अध्ययन शुरू हो जाता है, यानी बाल विकास बालक का अध्ययन करना शुरू कर देता है, और वो कहां तक करता है? परिपक्व अवस्था तक। और परिपक्व हम कब हो जाते हैं? 18 वर्ष तक हम परिपक्व हो जाते हैं, और 18 वर्ष तक कौन सी अवस्था मानी जाती है? किशोर अवस्था। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगली परिभाषा की तरफ। अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा और अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, जिनके जो भी तर्क होते हैं वो लगभग सभी के सभी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आपसे एक प्रश्न, 20वीं शताब्दी को किसी ने बालक की शताब्दी कही थी। बालक की शताब्दी किसने कही थी? थोड़ा बहुत याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो हम बता देते हैं जी। क्रो नामक विद्वान ने। अब याद आ रहा है? तो क्रो ने, हाँ, ये परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, और ये बात कही किसने थी? क्रो ने कही थी। अब इन्हीं की परिभाषा अपन बाल विकास से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है। क्रो के अनुसार, अब क्रो ने क्या कहा है? क्रो ने कहा है कि बाल विकास एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ
किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। ये लो जी, ये क्रो व क्रो ने कहा है। क्रो व क्रो की यहां पर दो परिभाषाएं अपनी क्लियर हो जाएगी। एक तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, और दूसरी बात इन्होंने एक शब्द तो काम में लिया है कि वैज्ञानिक अध्ययन है, अर्थात इन्होंने जो बाल विकास है उसको क्या बना दिया, विज्ञान बना दिया। पहली बात तो ये, और सामान्यतः अपन मानते भी हैं इस संदर्भ में, तो मनोविज्ञान के संदर्भ में भी खूब विचार विमर्श हो चुका है कि मनोविज्ञान विज्ञान है या कला है। तो अपन उस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपने 26 सितंबर सामने आ रही है। तो क्रो व क्रो के अनुसार, क्रो व क्रो ने कहा है कि सबसे पहली बात, सबसे पहला शब्द तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक। इन्होंने इसको वैज्ञानिक कहा है। दूसरी बात, इन्होंने जो बात कही है कि गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर ये विशेष बात इसलिए बन जाती है कि सामान्यतः अपन किशोरावस्था के अंत तक का अध्ययन मान रहे हैं, ठीक है, परंतु क्यों? क्योंकि किशोरावस्था प्रारंभ कब से हो जाती है? अपन मानते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था तक तो बाल्यावस्था चलती है, और 12 से 18 अपन किशोरावस्था को मानते हैं। परंतु यहाँ पर है वो ये कहते हैं कि 12 वर्ष तक लगभग अध्ययन किया जाता है। 12 और पूर्व किशोरावस्था है वो 12 वर्ष तक तो नहीं है, परंतु 15 वर्ष तक है वो पूर्व किशोरावस्था चली जाती है। उसके बाद उत्तर किशोरावस्था आ जाती है। तो इन्होंने इस पूर्व किशोरावस्था तक की ही बात की है। ये कौन कह रहा है? क्रो व क्रो कह रहा है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली परिभाषा की तरफ। तो अगली परिभाषा किसने दी है वो भी अपन देखने वाले हैं यहां पर। हाँ, तो यहां पर अपनों ने सबसे पहले तो पढ़ा वर्ग को, और उसके बाद अपनों ने देखा क्रो व क्रो को, और उसके बाद अपन देखने जा रहे हैं किसको? जेम्स ड्रेवर को, ठीक है। अब जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? जेम्स ड्रेवर यूं कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था के परिवर्तनों को मानव विकास के संदर्भ में देखता है। यह जी जेम्स ड्रेवर की परिभाषा। क्या कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व है। ये तो चीज आ ही रही है, ठीक है। जन्म से परिपक्व नहीं है, ये गर्भावस्था से ही होगा, क्योंकि जो शुरू हो जाती है विकास की अवधारणा वो गर्भावस्था के धारण से ही हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने यूं कहा है कि बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से और परिपक्व अवस्था के परिवर्तनों को मानव के विकास के संदर्भ में देखा जाता है। अर्थात मनुष्य विकास किस प्रकार से कर रहा है उस चीज के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपन जो याद करेंगे, देखिए बर्क ने जो परिभाषा दी है उसमें भी उसने गर्भावस्था से और उसने जो शब्द लिखा है वो गर्भ पूर्व लिखा है। तो गर्भावस्था से परिपक्व तक ही तो वो चलता है और ये भी गर्भावस्था से परिपक्व तक चलता है, परंतु उसमें और इसमें अंतर क्या है
इसमें है वो मानव विकास के संदर्भ में सारी की सारी चीजें आएगी, तो इसलिए अपन इसका अंतर कर लेंगे। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली परिभाषा की तरफ। और अगली परिभाषा तो ऐसी परिभाषा है जो सब चीजों को शामिल कर लेगी, और एक परिभाषा देखने से आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखते हैं अगली परिभाषा को। तो अगली परिभाषा किसने दी है? आइजेंक महोदय ने अगली परिभाषा दी है। तो आइजेंक महोदय क्या कहते हैं? आइजेंक महोदय यूं कहते हैं, आइजेंक महोदय कहते हैं कि बाल विकास एक ऐसी अवधारणा है जो गर्भावस्था, जन्म, उसके बाद कौन सी आती है? बाल्यावस्था, उसके बाद कौन सी आती है? किशोरावस्था, और किशोरावस्था को ही अपन क्या कहते हैं? परिपक्वता। तो किशोरावस्था में अपनी परिपक्वता आ जाती है, तो ये क्या कहते हैं? परिपक्वतावस्था को भी इस रूप में शामिल करते हैं, यानी ऐसे वो शामिल करते हैं। तो बाल्यावस्था, सभी अवस्थाएं इसमें ली जाएगी। गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व परिपक्वतावस्था तक की प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है या करता है। बाल विकास एक ऐसी अवधारणा है, यानी वो अवधारणा है जो इसका अध्ययन करती है। तो अवधारणा है जो गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सीधी की सीधी बात है कि पहले तो अपनों ने बर्क को पढ़ा, ये भी छोटा सा नाम था, फिर क्रो, ये भी छोटा सा नाम, फिर जेम्स भी छोटा, ये बड़ा नाम है, तो इसलिए बड़ी परिभाषा। और बड़ी परिभाषा शब्दों से नहीं, तत्वों से का मतलब है कि गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता सबका नाम ले लिया गया है। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने अभी तक 4 परिभाषाएं पढ़ी है। यदि आपको याद नहीं रहे तो आप एक चीज याद रखिए, इन सभी में जो है वो सबसे पहले जब अपन ये बर्क की परिभाषा के बारे में देखें तो बर्क ने यूं कहा है कि वो स्पष्ट देखता है, किसको? गर्भ पुरुष से लेकर किशोरावस्था तक। तो ये जो स्पष्ट देखने वाली बात है, बर्क सामान्यतः बगुले को भी कहते हैं और बगुले की दृष्टि तीखी होती है। तो आप बस उसको जोड़ लीजिए, कैसे भी जोड़ लीजिए, आप अपने को याद करनी है। अपने को यूं नहीं, आप यूं कहोगे कि नहीं ये चीज गलत है, गलत से ही नहीं देखना, अपने को याद करने का तरीका देखना है। तो अपने को तरीका किस प्रकार से देखना है? बर्क के साथ है, आप एक शब्द याद कर लीजिए कि स्पष्ट देखता है। ये परिभाषा किसकी है? बर्क की है। क्रो व क्रो के संदर्भ में क्रो व क्रो ने 2 शब्दों को काम में लिया, एक तो वैज्ञानिक को लिया है और एक प्रारंभ को लिया है। बस 2 शब्दों को याद कर लीजिए, ठीक है। जेम्स ड्रेवर ने मानव विकास शब्द काम में लिया है, मानव विकास शब्द काम में लिया है, और आइजेंक ने प्रक्रिया काम में लिया है, प्रक्रिया काम में लिया। और आइजेंक चूंकि बड़ा शब्द है तो इसलिए इसमें गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था, इन चारों को शामिल, इन सभी को शामिल कर लिया जाएगा। परिभाषा याद भी हुई ना? तो इसी प्रकार से अपन समझते हुए सभी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मैं बता देती हूं कि अपनों ने यहाँ पर अनेक परिभाषाएं पढ़ी है बाल विकास से संबंधित। तो अपन यहां पर देखते हैं कि इसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है और अपन इसके सार रूप में बाल विकास को क्या कह सकते हैं। देखिए, इसका सार देखना है या इसका निष्कर्ष देखना है तो अपन एक विदुषी महिला या मनोवैज्ञानिक को लेते हैं जिनका नाम है हार्लोक। देखिए,
हरलोक ने भी एक इस संबंध में परिभाषा दिया और हरलोक की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण इस संदर्भ में मानी जाती है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने यूं कहा था कि जो विकास है वो अभिवृद्धि की विकसित अवधारणा है। अभिवृद्धि की विकसित अवधारणा है। अर्थात इन्होंने यूं कहा था कि सबसे पहली बात तो कि विकास बड़ा होता है और वृद्धि छोटी होती है। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि विकास में ही अभिवृद्धि शामिल है, जबकि अभिवृद्धि में विकास नहीं समा सकता। पहली बात तो हरलोक ने ये कही थी। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने यूं कही थी कि मनुष्य में नवीन विशेषताएं व नवीन प्रक्रियाओं का अध्ययन ही क्या है? विकास है। पहली बात तो हरलोक ने एक नवीन अवधारणा दी है, ये याद रखना, और इसके साथ साथ आप नवीन शब्द भी याद रख लेना। जिस प्रकार से जो अपनों ने आइजेंक की परिभाषा देखी उसमें प्रक्रिया शब्द अवश्य आएगा, हरलोक की परिभाषा में उसी प्रकार से नवीन शब्द अवश्य आएगा, क्योंकि ये इसकी परिभाषा की जान है। कौन सी? नवीन विशेषताएं। तो ये नवीन जो शब्द है वो इस परिभाषा की जान है, तो इसलिए ये नवीन शब्द अवश्य आएगा। आप एक नवीन शब्द याद रख लीजिए और यहां पर है वो आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यदि यहां पर नवीन विशेषता के साथ साथ नवीन जोड़कर और भी शब्द आ जाए, मान लो नवीन योग्यताएं भी आ जाए, नवीन योग्यताएं भी आ जाए, तो भी आपको समझना है कि बात किसकी हो रही है? हरलोक की हो रही है। ठीक है, जिस प्रकार से क्रो की परिभाषा में वैज्ञानिक शब्द और प्रारंभ शब्द आना आवश्यक है, वैज्ञानिक और प्रारंभ शब्द आना आवश्यक है, उसी प्रकार से हरलोक की परिभाषा में नवीन आना आवश्यक है, और उसी प्रकार से आइजेंक की परिभाषा में प्रक्रिया शब्द आना आवश्यक है। क्लियर होगी ना परिभाषाएं? अब आपको मैं एक चीज और बता देती हूं। देखिए, एक विद्वान और माने गए हैं जिनका नाम है गेसल। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में यूं कहा था, कि देखिए, अभिवृद्धि एक संक्षिप्त अवधारणा है और विकास एक विस्तृत संप्रत्यय कहलाता है। सीधी की सीधी बात अत्यंत सरल परिभाषा के रूप में कही थी। इन्होंने यूं कहा कि अभिवृद्धि जो है वो तो संकीर्ण है और जो विकास है वो क्या है? विस्तृत अवधारणा है। विस्तृत या फिर यूं कहें व्यापक अवधारणा है। ठीक है, हटा देते हैं। अब अपन दोबारा देखते हैं अपनों ने कितनी परिभाषाएं पढ़ी और कौन कौन सी चीजें पढ़ी। देखिए, विकास किसे कहते हैं? परिवर्तन को। सबसे पहले अपनों ने किसकी परिभाषा पढ़ी? बर्क की परिभाषा। बर्क क्या करता है? स्पष्ट देखता है, और स्पष्ट किसको देखेगा? परिवर्तन, जाहिर सी बात। उसके बाद अपनों ने किसकी देखी? क्रो की देखी। क्रो क्या करता है? एक तो वैज्ञानिक अध्ययन करता है और इसके साथ साथ वो प्रारंभ देखता है, चाहे वो गर्भावस्था का हो और चाहे वो किशोरावस्था तक का हो। उसके बाद अपनों ने देखी जेम्स ड्रेवर की परिभाषा। जेम्स ड्रेवर क्या करता है? अब जो ड्राइवर होता है उसको मानवता हृदय में हमेशा रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो मानवता नहीं रखेगा, यदि वो ध्यान नहीं रखेगा, तो वो क्या कर सकता है? मानवता की हानि कर सकता है, अर्थात एक्सीडेंट करवा सकता है। तो यहाँ पर अपने को क्या याद करना है? मानव विकास शब्द याद कर लेना है। उसके बाद अपन देखें आइजेंक। तो आइजेंक ने क्या कहा था? आइजेंक ने प्रक्रिया कहा था, तो आइजेंक की प्रक्रिया होगी। उसके बाद हरलोक की बात करें तो हरलोक की कौन होगी? नवीन हो गई। ये लो जी, इतनी परिभाषाएं जो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। बहुत से विद्वानों ने, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में परिभाषा दी है, परंतु महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वो अपन सभी देख चुके हैं। ठीक है, गेसल का विचार भी अपनों ने यहां पर देखा था।
उसके बाद यहां पर मैंने आपको बताया कि देखिए, हरलोक के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और क्यों? क्योंकि हरलोक ने विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विचार दिए थे और इस संबंध में काफी काम भी किया था उन्होंने। तो अपन अगली चीज क्या देखने वाले हैं? विकास में होने वाले परिवर्तन, ये चीज देखने वाले हैं। और यहां पर मैंने हरलोक का नाम क्यों लिया था, हरलोक के लिए मैंने ये क्यों बताई थी? इसलिए क्योंकि विकास के समय जो परिवर्तन होते हैं उन पर सबसे ज्यादा जो बात की थी वो हरलोक ने कही थी, हरलोक ने ही बात की थी। और इन्होंने यूं कहा था कि विकास के दौरान हमारे अंदर 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आकार में परिवर्तन होता है। आकार, कोई पतला होता है वो मोटा हो जाता है, मोटा होता है वो पतला हो जाता है। तो इस प्रकार से और बहुत से उदाहरण अपने समाज में इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अनुपात। अब अनुपात जो है वो अपन उसमें भी, उस संदर्भ में भी ले सकते हैं कि सामान्यतः जब बालक होता है तो उसकी हड्डियां या उसकी कोशिकाएं होती है वो अधिक संख्या में होती है, धीरे धीरे उसमें कम होती जाती है। तो ये जो अनुपात होता है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद कुछ को हटा दे अपन, तो अपन देखेंगे कि पुराने तत्वों का या पुरानी विशेषताओं का लोप। अपन अपने विकास के परिवर्तन में पुरानी विशेषताओं का लोप भी देखते हैं, विशेषताओं का लोप भी देखते हैं। पुरानी विशेषताएं कौन सी लुप्त होती है? देखिए, जैसे जैसे मनुष्य का मान लीजिए आपके पुराने दांत, आप जैसे ही बड़े हुए तो आपके पुराने दांत लुप्त हो गए। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में अनेक, और अभी मैंने जो हड्डियों की बात की वो संख्या में ज्यादा होती है और बाद में वो क्या हो जाती, कम होती है। तो उसको भी अपन इस संदर्भ में रख सकते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो नवीन, 4 प्रकार का परिवर्तन आकार में हो सकता है, अनुपात में हो सकता है, पुरानी विशेषताओं का लोप होता है, तो नवीन विशेषताओं का उदय भी हो सकता है, विशेषताओं का उदय भी हो सकता है। ये लो, ये 4 प्रकार का परिवर्तन होता है। अब नवीन विशेषताओं का उदय, हमारे पास भाषा कहाँ होती है? जन्म के समय नहीं होती, और हम बाद में बहुत अच्छी भाषा बोलने लग जाते हैं। और यदि अपन कुछ लोगों को देखें तो वो तो 4-4, 5-5 भाषा बोलना और लिखना तक बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रकार से है वो नवीन विशेषताएं। नवीन शारीरिक चेंजेस में भी यदि बात करें तो बालक जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके अंदर अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और यदि अपन सामान्यतः किशोरावस्था देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। वैसे मनोविज्ञान यूं कहता है कि किशोरावस्था आने पर बालक में इतनी ज्यादा चेंजेस होते हैं कि बालक स्वयं देखकर चौंक जाता है, डर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकास में होने वाले 4 परिवर्तनों की बात हरलोक द्वारा की गई है, हरलोक महोदया द्वारा की गई है, जिन्होंने इस संबंध में बहुत ही काम किया था। तो कौन कौन से परिवर्तन है, और ये इस पे मैं ज्यादा जोर क्यों दे रही हूं? क्योंकि इससे संबंधित रीट में एग्जाम ज्यादा पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि रीट में ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं ना वो थिंकिंग लेवल के आते हैं, सामान्यतः तथ्यात्मक कम आएंगे, थिंकिंग लेवल के। तो इस प्रकार से इन चीजों में से प्रश्न बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो यहां पर अपनों ने क्या देखी? विकास में होने वाले परिवर्तन देखे हैं जो हरलोक महोदया द्वारा बताए गए हैं। और कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने जिस बारे में बात की, आज की क्लास में अपनों ने जिस बारे में बात की उसके संदर्भ में यदि अपन देखें तो देखिए, सबसे पहले तो अपनों ने बात की किस बारे में? वृद्धि व विकास से संबंधित सिलेबस के बारे में। तो उसमें कौन सा सिलेबस था अपना? अभिवृद्धि व विकास की संकल्पना अपना पहला था। तो सामान्यतः अभिवृद्धि क्या होती है,
विकास क्या होता है, उसकी परिभाषाएं कौन सी हो सकती है, विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाएं कौन कौन सी दी गई है। और परिभाषाओं को रट्टा नहीं लगाना, उनको समझना है, क्योंकि विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर ही प्रश्न बन जाएंगे कि निम्न में से विकास नहीं है, निम्न में से अभिवृद्धि है। तो इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा बनेंगे, तो इसलिए आपको उन परिभाषाओं को समझते हुए चलना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अपनों ने ये भी देखा कि क्रो व क्रोन ने 20वीं शताब्दी को क्या बताया है, बालक की शताब्दी बताया है। तो इसी इतिहास से लेकर और वर्तमान तक अपनों ने महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी की है। उसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है और अक्सर जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न बनता है इसमें अंतर का, कि अभिवृद्धि व विकास में अंतर क्या है। सामान्यतः हर जगह एक प्रश्न तो आ ही जाता है कि निम्न में से अभिवृद्धि नहीं है, निम्न में से विकास नहीं है, और अभिवृद्धि व विकास में क्या अंतर है। और यदि अपन तुलनात्मक तरीके से, अभी अपनों ने परिभाषा के माध्यम से लगभग तो समझ लिया है, परंतु तुलनात्मक तरीके से अपन जब इनका अंतर देखेंगे ना, तो आपकी ये अवधारणा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। परंतु अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।